हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 को। और ये आपका यूपीएससी और एमपीपीसीएस दोनों के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो आर्टिकल 12 है उसमें बताया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके तहत निम्न पहलुओं को रखा गया है: भारत सरकार और आपकी संसद, और दूसरा प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार और विधानमंडल, तीसरा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर और सरकार के नियंत्रण के अन्य जो स्थानीय प्राधिकरण हैं, प्राधिकारी, जैसे जिला पंचायत, ये सब भी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि संसद समय समय पर अगर उसको लगता है कि अन्य संस्थाओं को शामिल करना है तो कानून बनाकर अन्य संस्थाओं को इसमें शामिल कर सकती है, जैसे विद्यालय, एलआईसी आदि। तो स्पेशली जो आर्टिकल 12 की बात की जाए तो वो उसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, उसे डिफाइन किया गया है कि क्या है। ठीक है, अब आर्टिकल 13 पे आते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो, उसे छीनती हो। ऐसा करने पर विधि को असंगत माना जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी कानून या मतलब विधि राज्य नहीं बना सकता जो हमारे मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रही है, कम कर रही है, छीन रही है उसे। ठीक है, और इसमें ही एक नोट में पॉइंट देखा जाए तो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रत्यक्ष संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। हमारे संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है, जुडिशियल रिव्यू है, उसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल जो 13 है और 246 है उसमें दिखाई देता है। और आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू के लिए निम्न सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। मतलब इसे हम दो सिद्धांत इसमें देखेंगे, एक पृथक्करणीयता का सिद्धांत और दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत। आप देख सकते हैं इसमें, यदि किसी विधेयक या संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है जो धाराओं से असंगत है, केवल उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, संपूर्ण संविधान को नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कहने की बात ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि कोई मतलब विधेयक या संशोधन है उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा रहा है, जुडिशियल रिव्यू किया जा रहा है, और वो हमें लग रहा है कि वो जो धारा है असंवैधानिक है, ठीक है, तो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, संपूर्ण संविधान को असंवैधानिक घोषित नहीं करेंगे, बल्कि उस धारा को अलग कर सकते हैं या असंगत घोषित कर सकते हैं। जैसे इसमें दिखाए गए कुछ धाराएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धाराएं संविधान संगत नहीं, जैसे 7, 11, 88, 93, 98। ठीक है, शेष धाराएं क्या है, संवैधानिक हैं। और इसी प्रकार दूसरा आता है आच्छादन का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, पुराना कानून, नया कानून। अब पुराना कानून में क्या है, संविधान लागू होने से पहले के बनाए गए कानून जो अभी भी लागू हों, तो जैसे आईपीसी ये हो गया, मतलब अभी भी लागू है। और वैसे ही नए कानून में क्या है कि संविधान लागू होने के बाद निरंतर बना रहे, जैसे आरटीआई संविधान लागू हो गया उसके बाद भी ये क्या है, राइट, अभी भी बने हुए हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि बी और ए में संघर्ष हो रहा है, तो बी लागू होगा और बी ए जितना मेल खाएगा उतना ही ए वाला हिस्सा लागू होगा। ठीक है, अब इसके बाद आर्टिकल 14 में दो चीज़ें हैं, कानून का शासन को बताया गया है, और इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ जो ब्रिटेन से लिया गया है, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब जो हमारा यूएसए से लिया गया है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता में क्या बात की जा रही है, जो ब्रिटेन से लिया गया है उसमें किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी पर कानून समान रूप से लागू होगा। मतलब ये एक नेगेटिव सेंस में बात किया जाता है कि मतलब आपका कोई भी व्यक्ति हो उसको आपके कानून से ऊपर दर्जा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब इसी में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की जाए, मतलब दूसरा वाला जो पार्ट है इसका, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सकारात्मक वाक्य है और इसमें बताया गया कि समान परिस्थितियों में समान कानून लागू होगा, अर्थात असमान परिस्थितियों में असमान कानून भी लागू हो सकता है। इसी कारण संविधान में अनेक अपवाद भी हैं, विशेष अधिकार दिखाई देते हैं, जो जनरली आप देख सकते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल को जो विशेषाधिकार दिए रहते हैं वो हमारा आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत ही दिए जाते हैं। और जैसे आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया है, और इसी प्रकार आर्टिकल 105 मतलब 105 के तहत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार भी दिया गया है। आर्टिकल 15 क्या है, ये केवल नागरिकों के लिए दिया गया है और इसमें कुछ मूल भावनाएं हैं। दो मूल भावनाओं के अंतर्गत 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2, और अपवाद है 15 क्लॉज 3, 4 और 5। इसमें देखें
कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जो पहला 15 क्लॉज़ 1 है वो बोलता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इसमें से किसी भी एक आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हमने सुना ही होगा जनरली कि हम किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए किन किन चीज़ों के आधार पर नहीं करेंगे? धर्म, उसके धर्म के आधार पर नहीं कि वो अलग धर्म से बिलोंग करता है। मूल वंश कौन से वंश का है, जाति या लिंग की मेल है फीमेल है, या जन्म स्थान की उसका जन्म मान लो नागालैंड में या कहीं भी अदर प्लेस, उस आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे उसके साथ। 15 क्रॉस 2 क्या बोलता है? इसके तहत कहा गया कि दुकानों, भोजनालय, होटल तथा अन्य मनोरंजक स्थलों पर अथवा सार्वजनिक उपयोग, कुआं, तालाब आदि स्थलों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है तो भेदभाव विद्यमान है, कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर रहता है भेदभाव। तो आर्टिकल 15 हमें मतलब सुविधा देता है, या फिर सभी वर्गों को देता है, एसटी एससी जो अदर कास्ट के हैं, कि कोई भी सार्वजनिक प्लेस है, मंदिर, मस्जिद या फिर कुआं, तालाब, मनोरंजक स्थल है, दुकान है, वहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके साथ। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? ये स्पेशली महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए क्या बात करता है कि इसके तहत महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है, जैसे घरेलू हिंसा कानून 2005। तो ये महिलाओं के लिए अगर कुछ उनका, जैसे पहले महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती रही, तो उनके लिए विशेष उपबंध कर देता है। ठीक है। आर्टिकल 15(4) क्या बोलता है? प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत एससी और एसटी के संदर्भ में विशेष प्रावधान किए गए, और एसटी एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था। और जो हम आरक्षण की व्यवस्था एसटी एससी के लिए देखते हैं, तो आरक्षण स्पेशली क्या था कि मतलब उनको उठाना था उसलिए कि वो जो जैसे जनरल ओबीसी के बराबर आ पाएँ, मतलब उनको उतना राइट और मिले, क्योंकि वो पहले उनके साथ जो जो भी भेदभाव किया गया उसे दूर करना था, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की। तो प्रथम संविधान संशोधन ये 1991 के तहत जोड़ा गया। अब ये कौन सा आर्टिकल हुआ हमारा? 15 क्लॉज 4। ठीक है। 15 क्लॉज 5 में क्या है? 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है। इसके तहत एसटी ओबीसी नागरिकों के लिए कुछ उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ओके। तो इसमें क्या है, जो मतलब हमारा हायर स्टडी होती है या फिर कॉलेजेस या फिर जो उच्च शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे कुछ आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, और इसके तहत मतलब जो शिक्षा व्यवस्था में है वहाँ पे क्या सिमिलरिटी लाए या समानता लाना है, तो इसके लिए 15 क्लॉज 5 में ये उपबंध किया गया है। अब 16 आर्टिकल 16 में आते हैं। इसमें मूल भावना अपन देखेंगे 16(1) और 16 क्लॉज 2 में। ठीक है। इसमें जो क्या बात की जाती है? लोक नियोजन के संदर्भ में अवसर की समानता। ये कौन सा आर्टिकल? 16(1) है। ठीक है। लोक नियोजन मतलब जैसे जॉब वॉब के लिए उसमें सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए। और 16(2) क्या है? ये व्यापक रूप से व्यक्त करता है, जिसके तहत 7 आधारों पे जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान, निवास, धर्म, उद्भव आदि के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य आवश्यक मापदंड निर्धारण कर सकता है, जैसे योग्यता पद की प्रगति के अनुरूप होनी चाहिए, अवकाश, पेंशन आदि। तो ये तो इससे तो जनरली हम अवगत हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो जैसे पेंशन या फिर उस पद की क्या योग्यता है उसके आधार पर थोड़ा राज्य व्यवस्था कर सकता है या मापदंड निर्धारित कर सकता है। ठीक है। अब आर्टिकल 16(3) क्या है? इसके तहत संसद छोटी सरकारी नौकरियों में निवास के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। निवास मतलब जहाँ पे जो व्यक्ति जिस राज्य का है वहाँ पे अपनी छोटी छोटी जो नौकरियाँ हैं उसके लिए वो वहाँ के निवासी जो हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। 1957 में लोक नियोजन कानून पारित किया गया था, संसद ने पारित किया था। इसी कानून के तहत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में निवास के आधार पर नौकरी को आरक्षित किया गया है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि संसद कानून बनाती है, विधानमंडल कानून नहीं बनाती है। और ओबीसी के आरक्षण की बात है 16 क्लॉज 4 में है। पिछड़े वर्ग जाति आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। तो जो जाति आधार पर आरक्षण की व्यवस्था 16 क्लॉज 4 में की गई है ओबीसी के लिए। अब 16 क्लॉज 5 की बात की जाए तो धार्मिक संस्थाओं में नौकरी को धर्म के आधार पर आरक्षित किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे लग रहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना, तो जी, तो यहाँ पे धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की गई है किसमें? 16 क्लॉज 5 में। जैसे कि बालाजी हो गया, जामा मस्जिद हो गया आदि के लिए सरकारी ट्रस्ट बनाया, वहाँ पर उन्हीं धर्म के व्यक्तियों को काम में या फिर नौकरी पर रखा जाता है। आर्टिकल 17 की बात की जाए तो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976। इसमें देखें अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त करने की बात की गई है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता
और इसके अंतर्गत 1955 में संसद द्वारा कानून बनाया गया जिसका नाम 1976 में बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया और 1989 में एसटी/एससी से संबंधित हितों की सुरक्षा के लिए कानून का निर्माण किया गया जिससे 2017 में कुछ परिवर्तन भी किया गया। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो अस्पृश्यता का अंत मतलब जो छुआछूत है उसके अंत के लिए पहले 1955 में संसद कानून बनाई थी, फिर उसे 1976 में उसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दी और इसी प्रकार 1989 में एसटी/एससी से संबंधित हितों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया था। इसमें नोट पॉइंट क्या है कि यह सरकारी और निजी दोनों संदर्भ में लागू होता है। थैंक्स।